दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत पारंपरिक जापानी घर से, जो चारों तरफ साफ पानी और हरी भरी प्रकृति से घिरा हुआ है। घर के अंदर एक छोटा लड़का मनाडो अपने दादाजी के पीछे पीछे चल रहा होता है और उसके हाथ में एक बर्तन होता है। दोनों एक खास कमरे में जाते हैं, जहां दादाजी उसकी मदद से उस बर्तन को एक ऊंची शेल्फ पर रखवा देते हैं। इसके बाद दादाजी उसे कुछ स्नैक्स देते हैं और कहते हैं कि इन्हें भी ऊपर रख दो। जैसे ही मनाडो स्नैक्स रखता है, तभी पास के कमरे में बैठी एक छोटी लड़की अचानक मुड़ती है, जैसे उसे खाने की खुशबू आ गई हो। कुछ ही सेकंड में वो तेजी से कमरे में आती है, जिससे मनाडो का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो चुपके से सारे स्नैक्स उठाती है और भागने लगती है। मनाडो तुरंत मुड़ता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो लड़की एक प्यारी सी मुस्कान देती है और अचानक हवा में गायब हो जाती है। ये देखकर मनाडो डर जाता है और सोचता है कि वो कोई भूत थी, लेकिन उसके दादाजी उसे समझाते हैं कि वो लड़की सच में मौजूद है। दरअसल मनाडो उन चीजों को देख सकता है जो आम लोग नहीं देख पाते, इसलिए वो उस लड़की को देख पाया जो एक शांत आत्मा है और कई सालों से इस घर में रह रही है। समय बीतता है और कई साल बाद मनाडो बड़ा हो जाता है। अब वो अपने दादाजी का घर छोड़कर एक पुराने सुनसान घर में रहने जाता है, जो उसके दूर के रिश्तेदार का था। जब वो अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है, तो पड़ोस में रहने वाला एक लड़का हरामा उसे देखकर हैरान हो जाता है कि कोई नया यहाँ रहने आया है। उधर मनाडो अपने नए घर पहुंचता है और उसके विशाल आकार को देखकर चौंक जाता है, लेकिन तभी उसे घर के अंदर से एक अजीब सा काला आभास महसूस होता है, जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है। फिर भी वो खुद को संभालता है और गेट खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी चाबी ताले को छूती है, एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट होती है और उस काले धुएं को भगा देती है। ये देखकर मनाडो हैरान रह जाता है। फिर वो अपने हाथ में रखे नोट और चाबी को देखता है और पाता है कि जो कुछ उसने लिखा था वो अपने आप गायब हो चुका है। तभी अचानक तेज हवा चलती है और वो नोट उसके हाथ से उड़ जाता है। उड़ते उड़ते वो एक सुनसान मंदिर पर जाकर गिरता है और उस पर बची हुई लिखावट भी पूरी तरह मिट जाती है। मंदिर के अंदर गहराई में दो डरावनी आंखें खुलती हैं। वापस घर में मनाडो अपना सामान रखता है और घर की सफाई के कामों की लिस्ट बनाता है। फोन पर अपनी मां से बात करते हुए वो सोचता है कि इतना बड़ा और अच्छी लोकेशन वाला घर अभी तक किसी ने खरीदा क्यों नहीं। उसकी मां बताती है कि कई लोग इसे खरीदने आए थे, लेकिन सभी बिना वजह डर कर वापस चले गए। मनाडो इस बात को ज्यादा सोचता नहीं और पूरा घर साफ कर देता है। फिर जब वो गार्डन की तरफ जाता है, तो उसे जमीन पर कुछ फूल पड़े हुए मिलते हैं। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने ये फूल नहीं लाए थे। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा प्राणी उसे देखता हुआ नजर आता है। कुछ समय बाद माली आता है और कई घंटों में पूरा गार्डन साफ कर देता है। फिर वो नए पेड़ लगाने की बात करता है, लेकिन मनाडो मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ सिर्फ थोड़े समय के लिए रह रहा है। तभी अचानक माली के कंधे पर काला आभास इकट्ठा हो जाता है और उसे तेज दर्द होने लगता है। मनाडो ये देख ही रहा होता है कि अचानक हवा चलती है और उसका एक नोट उड़कर माली के कंधे से टकराता है। जैसे ही वो नोट छूता है, माली का दर्द तुरंत गायब हो जाता है। माली खुश हो जाता है, लेकिन मनाडो देखता है कि उस नोट की लिखावट फिर से गायब हो चुकी है। इसके बाद उसे पास में कुछ जड़ी बूटियां दिखती हैं। वो सोचता है कि शायद माली लाया होगा, लेकिन माली साफ मना कर देता है। अब मनाडो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो बाहर आता है, तो उसे दरवाजे पर रसभरी रखी हुई मिलती हैं। इस बार वो एक अजीब सा प्राणी देखता है जो वहां से भाग रहा होता है, और उसे देखकर उसे अपने बचपन वाली वही छोटी लड़की याद आ जाती है। अब मनाडो समझ जाता है कि कोई खास आत्मा उसे ये सारे गिफ्ट दे रही है, और इसी वजह से वो फैसला करता है कि अब वो बाजार जाकर उस आत्मा के लिए चढ़ावा खरीदेगा। अब जैसे ही मनाडो बाजार से वापस आता है, वो कुछ मिठाइयां और ड्रिंक्स निकालकर उस रहस्यमयी आत्मा के लिए चढ़ावा रखता है ताकि उसका धन्यवाद कर सके। तभी अचानक उन स्वादिष्ट चीजों की खुशबू सूंघकर एक रहस्यमयी लोमड़ी उसके गार्डन में आ पहुंचती है। शुरू में वो एक साधारण सफेद कुत्ते जैसी दिखती है, लेकिन अगले ही पल वो अपना असली रूप दिखाती है और मनाडो से माफी मांगती है कि उसने उसके घर में घुसपैठ की। ये देखकर मनाडो पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता कि ये कुत्ता उससे बात कैसे कर रहा है। तभी वो खुद बताती है कि वो कोई कुत्ता नहीं है, बल्कि उसका नाम यामागामी है और वो इस इलाके के पहाड़ों का देवता है। दरअसल जापानी कहानियों में ऐसी लोमड़ियों को कित्सुने कहा जाता है,
जो जादुई शक्तियों वाली आत्माएं होती हैं और इंसानों की तरह रूप बदल सकती हैं। यामागामी हैरान होता है कि मनाडो उसे देखकर डर क्यों नहीं रहा, लेकिन मनाडो कहता है कि उसे उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि वो इतने दिनों से उसके दिए हुए गिफ्ट्स खा रहा था। इसके बाद वो उसे मिठाइयां और ड्रिंक्स ऑफर करता है और यामागामी बिना देर किए सब खाने लगता है। जब मनाडो उसे शराब देने की कोशिश करता है तो यामागामी मना कर देता है और कहता है कि उसकी ताकत अभी बहुत कमजोर है, इसलिए वो शराब सह नहीं सकता। तब मनाडो उसे साधारण पानी देता है जिसे वो बड़े मजे से पीता है। इसके बाद यामागामी एक बड़ा खुलासा करता है। वो मनाडो को धन्यवाद देता है क्योंकि उसकी वजह से वो बच पाया। असल में मनाडो के लिखे हुए नोट्स में एक खास शक्ति है जिसने उन बुरी आत्माओं को भगा दिया था जो यामागामी की ताकत खत्म कर रही थी। यह सुनकर मनाडो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे याद ही नहीं कि उसने कभी किसी आत्मा से लड़ाई की हो। तब यामागामी समझाता है कि उसके शब्दों में ही एक अलौकिक शक्ति है जो बुरी आत्माओं को दूर कर देती है। अब मनाडो को समझ आता है कि उसके लिखे हुए शब्द हर बार क्यों गायब हो जाते थे। वो असल में अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक माली वापस आ जाता है अपने कुछ औजार लेने के लिए। मनाडो थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि यामागामी वहीं बैठा होता है, लेकिन यामागामी बताता है कि आम इंसान उसे देख ही नहीं सकते और सच में माली बिना कुछ नोटिस किए वापस चला जाता है। इसके बाद मनाडो फिर से यामागामी को पानी पिलाता है। इस बार वो उसे स्पार्कलिंग पानी देता है जिसे पीकर यामागामी पहले हैरान होता है लेकिन फिर उसे एंजॉय करने लगता है। अब मनाडो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके शब्दों में इतनी ताकत क्यों है। यामागामी भी इसका सही कारण नहीं जानता, लेकिन वो उससे पूछता है कि क्या लोग हमेशा उसकी लिखावट की तारीफ करते थे। मनाडो हाँ कहता है और बताता है कि पहले उसके परिवार का एक नेम प्लेट शॉप था जहां एक ग्राहक ने उसकी लिखावट देखकर उसे कहा था कि इसे कभी हटाना मत, और यहां तक कि उसने उससे पैसे देकर अपने लिए भी वैसा ही बोर्ड बनवाया था। तभी से मनाडो ने इसे अपना शौक बना लिया। वो अपनी बनाई हुई कुछ नेम प्लेट्स यामागामी को दिखाता है और यामागामी उसे सलाह देता है कि इन्हें पूरे घर में लगा दे। जैसे ही मनाडो ऐसा करता है वो नेम प्लेट्स चमकने लगती हैं और पूरे घर के चारों तरफ एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना देती हैं। ये देखकर मनाडो दंग रह जाता है कि उसकी लिखावट में इतनी ताकत हो सकती है, लेकिन यामागामी उसे बताता है कि अगर वो अभ्यास करे तो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। कुछ दिनों बाद यामागामी फिर से आता है और पहले की तरह मिठाइयां खाने लगता है, लेकिन इस बार वो अपनी वापस आई हुई ताकत भी दिखाता है। उसकी शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो खुद ही उसे कम कर देता है ताकि मनाडो पर असर न पड़े। उधर दूसरी तरफ एक सुनसान इमारत में दो खतरनाक बुरी आत्माएं हरामा पर हमला करती हैं, लेकिन हरामा तुरंत कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है और जैसे ही आत्माएं उस तक पहुंचने वाली होती हैं वो एक नीला बैरियर बना देता है जो उन्हें रोक देता है। अब वो आत्माएं उससे लड़ने के बजाय वहां से भाग जाती हैं, लेकिन साफ है कि इस दुनिया में अब बुरी शक्तियां भी एक्टिव हो चुकी हैं और आने वाले समय में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब कहानी में सस्पेंस और बढ़ जाता है जब हरामा तुरंत वहां से भागता है क्योंकि उसे डर होता है कि वो खतरनाक आत्माएं पास के मार्केट में किसी मासूम इंसान पर हमला कर सकती हैं। वो तेजी से उनका पीछा करता है, लेकिन तभी एक गली के मोड़ पर उसे मनाडो दिखाई देता है। हरामा उसे चेतावनी देने ही वाला होता है कि तभी एक आत्मा सीधे मनाडो से टकरा जाती है, लेकिन यहां होता है जबरदस्त ट्विस्ट। आत्मा मनाडो को नुकसान पहुंचाने के बजाय खुद ही पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसके बाद जमीन पर एक रहस्यमयी ऑर्ब गिरता है, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता और उधर मनाडो परेशान होता है क्योंकि उसकी शॉपिंग लिस्ट फिर से गायब हो चुकी होती है। वो हरामा से शिकायत करता है और मजाक मजाक में पता चलता है कि उसे कूड़े के बैग ही खरीदने थे, जिससे उसका मार्केट जाना बेकार नहीं जाता, और वो जल्दी से सामान लेने चला जाता है, जबकि वो रहस्यमयी ऑर्ब चुपचाप वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ मनाडो के घर में यामागामी अपने शक्तियों से पूरे गार्डन को फिर से जिंदा कर देता है। पानी साफ और पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन इतना पावर इस्तेमाल करने के कारण वो छोटा हो जाता है। कुछ दिन बाद जब मनाडो घर लौटता है तो वो यामागामी को और भी छोटे रूप में देखता है और उसके साथ उसके 3 फैमिलीज सीरी, उत्सुगी और टोका भी होते हैं। मनाडो उन्हें मिठाइयां खिलाता है और जैसे ही वो पेट भरकर खाते हैं यामागामी वापस अपने असली आकार में आ जाता है। तभी यामागामी बाहर खड़े हरामा को महसूस करता है जो घर के अंदर की जबरदस्त शक्ति से कांप रहा होता है। अंदर आकर हरामा बताता है कि वो एक सरकारी एग्जॉर्सिस्ट है और हाल ही में बुरी आत्माओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए वो मनाडो से उसकी शक्ति वाला एक ताबीज मांगता है। मनाडो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन यामागामी उसे कहता है कि बस एक शॉपिंग लिस्ट लिख दो। और जब मनाडो सच में साधारण चीजें लिखता है तो हरामा पहले हैरान और फिर गुस्से में चाय उगल देता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उस लिस्ट में एक जबरदस्त रहस्यमयी शक्ति है। इस दौरान मनाडो थक जाता है क्योंकि उसने अपनी ताकत इस्तेमाल की होती है। हरामा उस लिस्ट के बदले ढेर सारे पैसे देता है और मनाडो मजबूरी में उसे स्वीकार कर लेता है, लेकिन जाते जाते वो हरामा के हाथ पर एक पेंटागन चिन्ह बना देता है।
कुछ ही देर बाद हरामा को एक इमरजेंसी कॉल आता है और वो मौके पर पहुंचता है, जहां एक विशाल खतरनाक आत्मा उसके साथियों को घेर चुकी होती है। वो बिना डरे उस पर हमला करता है, लेकिन आत्मा उसे निगलने ही वाली होती है कि तभी उसके हाथ का पेंटागन चमकता है और एक ही पल में उस भयानक आत्मा को खत्म कर देता है, जिससे हरामा को मनाडो की असली ताकत का अंदाजा हो जाता है। अब धीरे धीरे यामागामी का आना जाना मनाडो की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन एक दिन मनाडो अपने खर्चों का हिसाब लगाता है और समझता है कि वो एक बेरोजगार लड़का है और ये सारे जानवर उसकी जेब खाली कर देंगे, क्योंकि वो महंगे महंगे खाने पर टूट पड़ते हैं। जब वो उन्हें सस्ता खाना देने की कोशिश करता है तो यामागामी के नखरे वाले फेमिलियर्स साफ नाराज हो जाते हैं और यहीं से कहानी एक मजेदार लेकिन मुश्किल मोड़ पर पहुंच जाती है। अब मनाडो की हालत थोड़ी खराब होने लगती है, क्योंकि यामागामी और उसके नखरे वाले फेमिलियर्स को खुश रखने के लिए उसे मजबूरी में महंगा खाना देना पड़ता है और इसका मतलब साफ है कि उसके पैसे जल्दी खत्म होने वाले हैं। वो अपने भविष्य को लेकर टेंशन में होता है। तभी यामागामी नोटिस करता है कि उसके गार्डन में एक छोटा सा पत्थर चुपचाप प्रकट हुआ है। लेकिन मनाडो इन सब बातों को छोड़कर नौकरी ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। वो पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने का सोचता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि इतनी कम कमाई से वो उन पेटू जानवरों का पेट नहीं भर पाएगा। तभी उसे पास में एक लॉटरी दिखती है और वो मजाक में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है। और हैरानी की बात ये कि वो सीधा 1 लाख येन का ग्रैंड प्राइज जीत जाता है। इससे उसे कुछ दिनों की राहत मिल जाती है और वो खुशी में यामागामी के साथ सेलिब्रेट करने के लिए ड्रिंक्स खरीदने जाता है। लेकिन दुकान में भी उसकी किस्मत साथ देती है। वो 333वां ग्राहक निकलता है और दुकान वाले उसे फ्री में महंगे ड्रिंक्स गिफ्ट कर देते हैं। अब मनाडो को लगने लगता है कि ये सब सिर्फ संयोग नहीं है, और जब वो हर जगह लगातार जीतता रहता है तो उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसकी किस्मत के साथ कुछ अजीब हो रहा है। घर लौटकर वो यामागामी से पूछता है कि क्या उसने ये सब किया है, लेकिन यामागामी मना करता है और गार्डन के तालाब में मौजूद एक अजीब से कछुए की तरफ इशारा करता है। वो बताता है कि ये रेकी नाम का पवित्र कछुआ है, जो 4 दिव्य जीवों में से एक है और ये अच्छी किस्मत देने के लिए जाना जाता है। असल में मनाडो ने अनजाने में उसे एक बुरी आत्मा से बचाया था, इसलिए वो उसका एहसान चुका रहा है। पहले तो मनाडो को इस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन तभी उसकी मां का फोन आता है और वो बताती है कि उसने पहले डाली हुई एक लॉटरी में 1 मिलियन येन जीत लिए हैं। अब मनाडो को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि ये कछुआ सच में भाग्यशाली है और वो उसे अपने गार्डन में रहने की अनुमति दे देता है। यामागामी भी उसे समझाता है कि अगर वो चाहे तो ये कछुआ उसकी पूरी जिंदगी आसान बना सकता है। मनाडो खुशी खुशी उसे रहने देता है और उसे ड्रिंक भी ऑफर करता है, जिसे सुनते ही वो कछुआ तुरंत उसके सामने आ जाता है। तभी अचानक एक चमकता हुआ गोला प्रकट होता है, जो जमीन पर गिरते ही अपनी रोशनी खो देता है और उसके अंदर से बीज निकलते हैं। यामागामी बताता है कि ये भी रेकी का गिफ्ट है। जब मनाडो इन्हें लगाने लगता है तो यामागामी उसे चेतावनी देता है कि ये बहुत बड़ा पौधा बनेगा, इसलिए वो सही जगह चुनकर ही बीज लगाता है। कुछ दिनों बाद जब वो गार्डन में कुकीज लेकर आता है तो अचानक 2 छोटे छोटे आत्माएं छत से झांकती हैं और उसे डरा देती हैं। यामागामी उनका परिचय कराता है। ये फुजिन और राइजिन हैं, जो जापानी कहानियों में हवा और बिजली के देवता माने जाते हैं। असल में ऐसी आत्माएं जापानी लोक कथाओं में अक्सर शक्तिशाली लेकिन रहस्यमयी रूप में दिखाई जाती हैं, जैसे किट्सुने, जो कभी मददगार तो कभी चालाक आत्माएं होती हैं। हालांकि कहानियों में ये देवता डरावने बताए जाते हैं, लेकिन असल में ये काफी क्यूट नजर आते हैं। मनाडो उन्हें भी कुकीज ऑफर करता है और वो खुशी खुशी खा लेते हैं। फिर दोनों मिलकर यामागामी का मजाक उड़ाते हैं कि वो लगभग मर ही गया था, लेकिन यामागामी गर्व से कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इस बीच उसके फैमिलियर्स गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनकी कुकीज कोई और खा गया। जब मनाडो उनसे उनके आने की वजह पूछता है तो वो बताते हैं कि वो बस उसके फेमस गार्डन को देखने आए हैं। फिर वो रेकी को ड्रिंक पीते हुए देखते हैं तो मनाडो उन्हें भी ऑफर करता है। जब दोनों ड्रिंक पी लेते हैं तो फुजीन मनाडो को अपनी हवा की शक्ति गिफ्ट में देता है। मनाडो हैरान रह जाता है कि वो इसे कैसे इस्तेमाल करे, तो यामागामी उसे कहता है कि बस हवा को महसूस करो और इमेजिन करो। जैसे ही मनाडो ध्यान लगाता है, उसके हाथों से एक हल्की हवा बहने लगती है। वो खुश हो जाता है कि उसे नई शक्ति मिल गई है, लेकिन यामागामी उसे बताता है कि अगर वो प्रैक्टिस करे तो ये और भी खतरनाक और ताकतवर बन सकती है। उधर दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह पर कुछ और भी खतरनाक ताकतें जाग रही हैं। अब कहानी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है जब हरामा लगातार खतरनाक बुरी आत्माओं से लड़ रहा होता है। वो एक और आत्मा को खत्म करता है, लेकिन तभी नोटिस करता है कि मनाडो द्वारा बनाया गया उसका पेंटाग्राम धीरे धीरे फीका पड़ रहा है, यानी उसकी जबरदस्त ताकत खत्म होने वाली है। तभी अचानक उसके साथी घबराकर चिल्लाते हैं और जब हरामा पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि एक आदमी जो एक विशाल और खतरनाक आत्मा के सामने फंसा हुआ है।
उसकी पार्टनर होरावा पास खड़ी होती है, लेकिन इतनी ताकतवर आत्मा के सामने वो कुछ नहीं कर पा रही होती। अकिजो उसे मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी आत्मा हमला करने ही वाली होती है कि अचानक हरामा सही समय पर पहुंच जाता है और एक साधारण सी शॉपिंग लिस्ट से उस आत्मा को खत्म कर देता है। इसके बाद जब हरामा होरावा की हालत देख रहा होता है तो अकिजो उसकी शॉपिंग लिस्ट देखकर चिढ़ जाता है और होरावा से पूछता है कि उसे हरामा की इस अजीब ताकत का राज पता है या नहीं। जब होरावा मना करती है तो अकिजो गुस्से में आ जाता है, और जब वो पूछती है कि वो हरामा से इतना नफरत क्यों करता है तो वो और भड़क जाता है। आखिर में होरावा वहां से चली जाती है और अकिजो अपने टूटे हुए अहंकार के साथ अकेला रह जाता है। कुछ दिनों बाद मनाडो अपने गार्डन में आता है और देखता है कि बाहर बारिश होने के बावजूद उसके गार्डन पर कोई असर नहीं पड़ा। यामागामी उसे बताता है कि यहां रहने वाले सभी जादुई प्राणियों की ऊर्जा मिलकर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है। तभी मनाडो देखता है कि जो बीज उसने लगाए थे वो अब एक छोटे पौधे में बदल चुके हैं। यामागामी बताता है कि ये एक पवित्र पेड़ बनेगा जिसका नाम कुसिनिनोई होगा और ये इस घर का खास वृक्ष होगा। मनाडो उसे पानी देता है और फिर यामागामी के लिए ट्रीट्स निकालता है। इसी बीच मनाडो अपने बैग से हाइकिंग का सामान निकालता है और बताता है कि वो यामागामी के पहाड़ पर ट्रैकिंग करने जाना चाहता है। यामागामी पहले उसे चेतावनी देता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी जिद देखकर उसे इजाजत दे देता है। बस शर्त यह होती है कि वो उसके मंदिर से ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद मनाडो यामागामी के 3 फेमिलियर्स के साथ माउंट होजो पर चढ़ाई शुरू करता है। रास्ता बहुत मुश्किल होता है और वो काफी थक जाता है, लेकिन वो छोटे स्पिरिट्स उसे हिम्मत देते रहते हैं। काफी मेहनत के बाद वो एक खुले मैदान में पहुंचता है जहां उसे यामागामी का टूटा हुआ पुराना मंदिर दिखाई देता है। हालांकि स्पिरिट्स कहते हैं कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनाडो अपने दोस्त के सम्मान में उसे ठीक करने का फैसला करता है। उसकी सच्ची भावना देखकर वो स्पिरिट्स भी उसकी मदद करते हैं और मिलकर मंदिर को ठीक कर देते हैं। जब वो सब आराम कर रहे होते हैं तभी पास के जंगल से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। बिना कुछ बोले स्पिरिट्स तुरंत वहां जांच करने निकलते हैं और मनाडो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं उन्हें एक झरने के पास काला धुआं जमा हुआ दिखाई देता है और उसी में से एक खतरनाक आत्मा निकलती है जो एक छोटे स्पिरिट पर हमला कर देती है। डर कर वो स्पिरिट मनाडो की बाहों में छिप जाता है। तभी पता चलता है कि वो आत्मा किसी दूसरे प्राणी को एब्जॉर्ब कर चुकी है, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। मनाडो बताता है कि वो आमतौर पर सिर्फ अच्छी आत्माओं को ही देख सकता है, लेकिन ये आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि वो इसे हल्का सा देख पा रहा है। जब छोटे स्पिरिट्स डर जाते हैं तो मनाडो खुद आगे बढ़ता है और अपने नोट से उस आत्मा को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा उसके हमले से बच जाती है और पलटकर हमला करती है। अब मनाडो समझ जाता है कि सीधा मुकाबला करना खतरनाक होगा। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने बैग से कई सारे नोट्स निकालकर हवा में उछाल देता है और अपनी नई हवा की शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें तेजी से आत्मा की तरफ भेजता है, जैसे कोई मशीन गन। इस बार एक नोट सीधा आत्मा को लग जाता है और वो खतरनाक आत्मा तुरंत खत्म हो जाती है। उसके बाद उस आत्मा के अंदर से एक अजीब सा ऑर्ब गिरता है जिसमें एक छोटा प्राणी होता है। मनाडो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत भाग जाता है। हालांकि मनाडो थोड़ा निराश होता है, फिर भी खुश होता है कि वो प्राणी सुरक्षित है। कुछ देर बाद वो घर लौटता है और यामागामी उसे मंदिर ठीक करने के लिए धन्यवाद देता है। जब मनाडो उस रहस्यमयी प्राणी के बारे में पूछता है तो यामागामी फिर से उसे राज बताने से मना कर देता है। इसी बीच मनाडो नोटिस करता है कि कुसिनिनोई पेड़ की ग्रोथ रुक गई है और उसे बताया जाता है कि पवित्र पेड़ों का बढ़ने का तरीका अलग होता है। तभी रेकी उसे दरवाजे की तरफ इशारा करता है और कहानी एक नए रहस्य की ओर बढ़ने लगती है। अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है जब मनाडो दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसके सामने हवा में एक छोटा सा नीला ड्रैगन तैर रहा है। वो ड्रैगन झुककर उसे नमस्कार करता है और मनाडो भी सम्मान से उसका अभिवादन करता है। फिर वो उसे अंदर बुलाता है और यामागामी से उसके बारे में पूछता है। यामागामी बताता है कि उसका नाम ओर्यू है और वो 4 पवित्र भाग्यशाली जीवों में से एक है। दरअसल ऐसी डिवाइन बीस्ट्स की अवधारणा एशियाई मिथकों में काफी पुरानी है, जहां कुछ खास जीवों को शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। ओर्यू जैसे ही कुसिनिनोई पेड़ को देखता है वो बाहर जाता है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है। अचानक जादुई बैरियर के बावजूद आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं होती। कुछ ही सेकंड में वो छोटा सा पौधा एक विशाल पवित्र पेड़ में बदल जाता है। इसके बाद ओर्यू बारिश रोक देता है और मनाडो से उसके तालाब में रहने की अनुमति मांगता है। मनाडो मान जाता है और रेकी भी कोई आपत्ति नहीं करता, तो अब ओर्यू भी उनके साथ रहने लगता है। यामागामी बताता है कि ओर्यू मनाडो को पसंद करता है
क्योंकि भले ही हरामा ने उसे एक बुरी आत्मा से बचाया था, लेकिन उसकी शक्ति का असली स्रोत मनाडो ही था। इसीलिए वो उसे धन्यवाद देने आया था। तभी हरामा खुद घर पर आ जाता है और फिर से अपने घोस्ट रिपेलेंट नोट्स लेने आता है। मनाडो उसे नए नोट्स देता है और बदले में हरामा उसे एक स्वादिष्ट मिठाई देता है। यामागामी उसे देखकर ललचा जाता है, लेकिन मनाडो काम पर ध्यान देता है और हरामा से पूछता है कि उसका पेंटाग्राम कैसा था। हरामा उसकी तारीफ करता है और इस बार उससे एक नया चिन्ह बनाने को कहता है, क्योंकि पेंटाग्राम किसी दूसरी फैमिली का सिंबल होता है। मनाडो नया डिजाइन बना देता है। इसी दौरान हरामा का एक साथी कहता है कि ये नोट्स फेंकने में मुश्किल होते हैं, लेकिन हरामा बताता है कि उसने इसका हल निकाल लिया है। अब वो मनाडो से बिजनेस कार्ड जैसे मजबूत ताबीज बनवाता है। उसका साथी मजाक करता है कि वो अब सुपर हीरो बनने वाला है, लेकिन फिर गंभीर होकर उसे चेतावनी देता है कि मनाडो की पहचान गुप्त रखे, क्योंकि कोई भी बुरा इंसान उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकता है, खासकर अकिजो, जो पहले से उस पर नजर रख रहा है। उधर मार्केट में मनाडो की मुलाकात अकिजो से होती है, जो उसे घूर कर चला जाता है और चुपके से उसके पीछे एक खतरनाक ताबीज चिपका देता है। कुछ दिनों बाद जब मनाडो घर में लिख रहा होता है, यामागामी उस बुरी ऊर्जा को पहचान लेता है और गुस्से में उस ताबीज को मिटा देता है ताकि अपने दोस्त को बचा सके। लेकिन अक्जो हार नहीं मानता और आखिरकार होरावा के साथ मनाडो के घर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि या तो वो मनाडो से उसकी ताकत खरीद लेगा या उसे मजबूर करेगा कि वो उसके लिए काम करे। जैसे ही वो दरवाजे पर बेल बजाता है और गुस्से में उसे लात मारता है, अचानक एक रहस्यमयी शक्ति उसे जकड़ लेती है। अगले ही पल वो खुद को एक डरावनी भयानक दुनिया में पाता है, जहां एक अजीब सा मंदिर है और चारों तरफ डरावना माहौल। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ों की जड़ें उसे गिरा देती हैं और वो मरने जैसा दर्द महसूस करता है। फिर अचानक वो वापस उसी जगह आ जाता है और समय भी नहीं बीता होता। अब वो पूरी तरह डर जाता है और चारों तरफ ताबीजों की एक लाइन देखता है जो खतरनाक ऊर्जा से भरी होती है। इधर घर के अंदर मनाडो आराम से अपनी लिस्ट लिख रहा होता है, जबकि यामागामी एक मैगजीन पढ़ते हुए अपने पसंदीदा बन स्वीट बन्स के बदलते स्वाद पर गुस्सा हो रहा होता है। मनाडो समझ जाता है कि ये बन बनाने वाला इचिगो नाम का बेकरी वाला है और वो उसे मनाने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। रास्ते में यामागामी उसके साथ जाता है और बताता है कि ज्यादातर लोग उसे देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। दोनों पहले एक पेट शॉप जाते हैं, जहां मनाडो यामागामी के लिए एक अच्छा बर्तन और आरामदायक कुशन खरीदता है। इसके बाद वो इचिगो की दुकान पर पहुंचते हैं, जहां इचिगो उसे पहचान लेता है और उससे पूछता है कि क्या उसने पहाड़ के पवित्र कुत्ते को देखा है। पीछे खड़ा यामागामी गुस्से में कहता है कि वो कुत्ता नहीं, भेड़िया है, लेकिन मनाडो बात संभाल लेता है। इचिगो अपनी बचपन की कहानी बताता है कि कैसे वो पहाड़ में खो गया था और एक रहस्यमयी जानवर ने उसे रास्ता दिखाया था। वो उसे एक पवित्र रक्षक मानता है, जिससे यामागामी थोड़ा नाराज भी हो जाता है, लेकिन अंदर से खुश भी होता है। अंत में मनाडो घर लौटता है, गार्डन में विंडचाइम लगाता है और आराम करने चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ अकीजो उस डरावनी दुनिया में बार बार फंसकर टूट चुका होता है और आखिरकार माफी मांगने लगता है। और यहीं से कहानी एक और खतरनाक और रहस्यमयी मोड़ लेने वाली है। अब आगे कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, जब यामागामी आखिरकार अकीजो को उस डरावने नाइटमेयर से बाहर निकाल देता है और वो वापस असली दुनिया में आ जाता है। होश में आते ही वो होरावा से पूछता है कि वो कितनी देर से उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन होरावा हैरान होकर कहती है कि उसे तो ऐसा लगा ही नहीं कि समय बीता है। यह सुनकर अकीजो पूरी तरह डर जाता है और मनाडो के घर से ऐसे भागता है जैसे कोई छोटा बच्चा डर गया हो, जबकि पीछे खड़ी होरावा सोच में पड़ जाती है कि क्या उस घर की घंटी का इस सबसे कोई कनेक्शन है। उधर घर के अंदर यामागामी आराम से अपने नए चंकी बंस खा रहा होता है और तभी मनाडो नहाकर बाहर आता है और पूछता है कि क्या कोई आया था, लेकिन यामागामी उसे कुछ नहीं बताता। फिर बात बदलकर वो उससे पूछता है कि नए बंस कैसे लगे, और मजेदार बात यह है कि पहले शिकायत करने के बावजूद यामागामी को अब वो काफी पसंद आ जाते हैं। मनाडो खुश हो जाता है और आराम करने बैठ जाता है। तभी यामागामी नोटिस करता है कि आज उसने बहुत लंबा स्नान किया, तो मनाडो बताता है कि उसे अपने घर के हॉट स्प्रिंग जैसे आराम का एहसास चाहिए था। यह सुनकर यामागामी कुछ सोचता है और अगले ही दिन गार्डन में एक पूरा हॉट स्प्रिंग बना देता है। मनाडो ये देखकर हैरान और खुश दोनों हो जाता है और उसमें आराम करने लगता है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि रेकी और ओरयू नीचे तालाब में आराम कर रहे हैं और उन्होंने भी इस हॉट स्प्रिंग को बनाने में मदद की थी। कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है, तभी एक नया मेहमान आने की खबर मिलती है। बाहर जाकर वो देखता है कि एक शर्मीला सा छोटा प्राणी छिपा हुआ है। जैसे ही उसे अंदर बुलाया जाता है, वो अपना नाम किरिन बताता है और घबराते हुए धन्यवाद करने लगता है। एक स्पिरिट उसकी बात ट्रांसलेट करता है और बताता है कि मनाडो ने उसे एक बुरी आत्मा से बचाया था, इसलिए वो उसका एहसान मानता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती।
किरण इतना खुश हो जाता है कि वो मनाडो को आधी दुनिया का राजा बनाने का ऑफर दे देता है, लेकिन मनाडो साफ मना कर देता है, जिससे किरण हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से इंसान लालची होते हैं। तब बाकी स्पिरिट्स उसे समझाते हैं कि मनाडो वैसा इंसान नहीं है और आखिरकार किरण वहां से चला जाता है। इसके बाद फुजिन और राइजिन अपने असली आकार में लौट आते हैं और मनाडो के लिए एक बड़ा सा रेयर फिश लाकर फीस्ट तैयार करते हैं। वो मनाडो को अपनी विंड पावर बेहतर करने के लिए भी कहते हैं। मनाडो जब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है तो यामागामी की नींद टूट जाती है, लेकिन वो नाराज नहीं होता। फिर उसे सलाह दी जाती है कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना सीखे ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। इसी बीच मनाडो को अपनी मां का मैसेज आता है कि घर की नेम प्लेट फिर टूट गई है। यामागामी समझाता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि उसकी बनाई प्लेट्स की शक्ति खत्म हो जाती है और घर की स्पिरिट उसे बदलने का संकेत देती है। अब मनाडो फैसला करता है कि वो और मजबूत नेम प्लेट बनाएगा और यामागामी उसे ट्रेनिंग देने के लिए एक जादुई जंगल में ले जाता है। वहां वो अपनी पूरी ताकत से हवा की शक्ति का इस्तेमाल करता है, जिससे पेड़ तक हिल जाते हैं। लेकिन ज्यादा ताकत लगाने की है। जब वो होश हो जाता है उसे समझाता है कि उसका शरीर अभी इतनी ताकत संभालने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद मनाडो लगातार ट्रेनिंग शुरू कर देता है और धीरे धीरे अपनी ताकत, स्टैमिना और कंट्रोल को बढ़ाता है। कुछ समय बाद वो अपनी मां के लिए एक और ज्यादा शक्तिशाली नेम प्लेट बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर दूसरी तरफ हरामा एक घने और डरावने जंगल में एक ऐसे शाइन के सामने खड़ा होता है जो काली और खतरनाक ऊर्जा से घिरा हुआ है। और यहीं पर कहानी एक नए खतरे के साथ खत्म होती है।